हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ पुनीत शर्मा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों होती है। टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो लॉ एंड ऑर्डर बनाते हैं उनको लोग चूज़ करके भेजते हैं। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पे लॉ ऑर्डर वो लोग बनाते हैं जिनको लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है, जो कि हेरिडिटरी पोजीशन पे होते हैं, मतलब जैसे किंग्स होते हैं। डेमोक्रेसी, द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस एंड क्रेटिया। डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल। सो डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल। कि जो डेमोक्रेसी जो शब्द जो है वो कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से आया है, जिसके दो मतलब हैं, डेमोस और क्रेटिया। तो डेमोस का मतलब है पीपल और क्रेटिया का मतलब है रूल, यानी कि वो डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जो कि लोगों के द्वारा चलाई जाए, जहाँ पे लोगों का शासन रहे। इस डेमोक्रेसी को लोकतंत्र भी कहा जाता है। अब एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं हम डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे रूलर्स को कौन इलेक्ट करता है, लोग इलेक्ट करते हैं, पीपल्स इलेक्ट करते हैं। अब्राहम लिंकन ने एक डेफिनेशन दी थी 1858, 1 अगस्त 1858 में। उन्होंने क्या कहा था, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। कि डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जिनको जनता के द्वारा, जनता में से और जनता के लिए चुना जाता है। फिर हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स। फर्स्ट फीचर है डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें रूलर्स को कौन इलेक्ट करता है, लोग इलेक्ट करते हैं। अब एग्जांपल्स हैं कुछ यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक शो हो रही है। कहने को तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं ये, लेकिन यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक के फीचर्स शो हो रहे हैं। जैसे कि म्यांमार में आर्मी रूल था, और चाइल्ड में डिक्टेटर पिनोचिट का रूल था, और घाना में प्रेसिडेंट एन कुरमा रूल कर रहे थे, जिनका रूल जो था वो नॉन डेमोक्रेटिक था। क्यों? क्योंकि इन लोगों को जो है जनता ने नहीं चुना था। इवन की जो हेरिडिटरी पोजीशंस होती हैं, जो किंग्स होते हैं, जैसे कि नेपाल और साउथ अरेबिया में किंग है, तो वो भी, उनको भी हम नॉन डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि वो क्या करते हैं, नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे ही फैमिली, नोबल फैमिली में बॉर्न हुए होते हैं, जन्मे होते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो वो किंग्स बनते जाते हैं, उनको जो है प्रजा जो है वो किंग नहीं बनाती है। तो डेमोक्रेसी का यही फीचर है कि वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे रूलर्स को कौन इलेक्ट करता है, लोग इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फीचर है डेमोक्रेसी का, इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। कि डेमोक्रेसी कौन सी होती है जहाँ पे लास्ट जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो किसके पास होती है, उन रूलर्स के पास होती है जिनको लोग इलेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा जो है पाकिस्तान में देखने को नहीं मिला था। पाकिस्तान प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ हैज़ द पावर टू डिसमिस नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज, सो द फाइनल पावर रेस्ट विद द आर्मी एंड द जनरल हिमसेल्फ। वी कांट कॉल इट अ डेमोक्रेसी। कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो प्रेसिडेंट उनकी जनरल परवेज मुशर्रफ 1999 में क्या हुआ था कि उस टाइम पे नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, उनकी गवर्नमेंट चल रही थी, और उस टाइम पे कारगिल वार भी हुआ था, और जो परवेज मुशर्रफ थे वो आर्मी को लीड कर रहे थे, वो जनरल थे, वहाँ के आर्मी के हेड थे, तो उनको लीड कर रहे थे। उसके बाद क्या किया उन्होंने, परवेज मुशर्रफ जी ने क्या किया, नवाज शरीफ की सरकार को तोड़ दिया, वहाँ से तख्ता पलट किया अक्टूबर 1999 में, और वहाँ पे पाकिस्तान ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था पूरी कंट्री में। और 2002 में जाके जब नए पीएम बने थे ज़फ़रुल खान जमाली, तो उनको 2002 में इलेक्ट किया गया था नवंबर। लेकिन उनके कार्यकाल में भी जो मुशर्रफ जो थे, फॉरेन और इकोनॉमिक पॉलिसी को मुशर्रफ ही कंटिन्यू करते थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, मुशर्रफ का जो टाइम पीरियड था 2002 में, जो टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा था, उन्होंने अपने लिए 5 साल की रिलैक्सेशन मांगी, और उसके बाद जो है जमाली जी को भी अपना जो है कार्यकाल बीच में ही स्थगित करके जाना पड़ा वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, दोबारा से मार्शल लॉ लगा दिया, और प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया कि हाँ भाई यहाँ का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो इस चीज़ को हम डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं कह सकते हैं, ये नॉन डेमोक्रेटिक का फीचर शो हो रहा है, कि जहाँ पे रूलर जो अपनी मर्जी से ही अपने आप को रूलर बोल रहा है। थर्ड फीचर है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। कि डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड रहती है, फ्री और फेयर इलेक्शन पे बेस्ड रहती है। जो इस वक्त पावर में है रिप्रेजेंटेटिव, उसको हमेशा हारने का डर बना रहता है। एग्जाम्पल दी गई यहाँ पे चाइना की, कि चाइना की पार्लियामेंट में इलेक्शन तो होती है, लेकिन वहाँ पे जो आपको मेंबर
चुनने हैं वो कुछ लिमिटेड होते हैं, जहाँ तो वो मेंबर कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते होंगे, जहाँ तो उनके अलायंस से ही, जो उनका कम्युनिस्ट पार्टी का ग्रुप है 8 पार्टीज का, उनसे ही कंबाइन होके निकलते हैं। तो वहाँ पे आपको लिमिटेड चॉइस है, आप जिस मर्जी मेंबर को चूज़ कर लोगे, रिप्रेजेंटेटिव बना लोगे, लास्ट में कम्युनिस्ट पार्टी का ही जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट बनेगा। फिर यहाँ पे बात हो रही है मैक्सिको की, कि मैक्सिको आज़ाद हुआ था 1930 में, और वहाँ पे आज़ाद होने के हर 6 साल के बाद इलेक्शन की जाती है प्रेसिडेंट की। लेकिन वहाँ पे क्या है कि 2000 तक 1930 से लेके 2000 तक जो है हर बार एक ही पार्टी जीती आई थी, पीआरआई, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो हमेशा जीती आई थी। क्यों? क्योंकि वो जीतने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स यूज़ करती थी, बैड ट्रिक्स यूज़ करती थी। यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोला जाता है कि अगर आप हमको इलेक्शन में वोट ना देंगे हम आपको जॉब से निकाल देंगे। टीचर्स को बोला जाता है कि आप जो पेरेंट्स से हमको वोट डलवाओगे, या जितने भी हो। और इवन कि अगर कोई अपोजिशन पार्टी जब अपोजिशन पार्टी मीटिंग्स कर रहे थे, उनकी मीटिंग्स को डिस्टर्ब करती थी। ठीक, ऐसे डिफरेंट ट्रिक्स को यूज़ करके पीआरआई हमेशा जीती रही। लगातार 70 ईयर्स उसने रूल किया था। चाइना और मैक्सिको, ये ऐसी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रही थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज शो हो रही हैं। नेक्स्ट फीचर है, इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर एक नागरिक को, सिटीजन, अडल्ट सिटीजन मतलब 18 साल से ज़्यादा उम्र के नागरिक को राइट टू वोट होता है। लेकिन साउथ अरेबिया में वुमेन्स को 2015 तक राइट टू वोट नहीं था। एस्टोनिया में जो रशियन मिनॉरिटी के लोग थे उनको भी राइट टू वोट नहीं था, और बहुत ही डिफ़िकल्टी आती, जिसको राइट टू वोट मिल भी जाता उसको वोटिंग के टाइम पे बहुत डिफ़िकल्टी आती थी। और फिजी में भी क्या था कि जो इंडियन फिजियन थे, वहाँ पे जो इंडियन लोग रहते थे, उनको भी जो राइट टू वोट नहीं था। लेकिन अगर वो वोट डालने जाते भी, अगर उनको मिल भी जाता राइट टू वोट, तो उनके वोट की वैल्यू जो थी फिजी, वहाँ पे लोग जो वहाँ के लोकल लोग थे उनके वोट के अकॉर्डिंग जो थी उनकी इंडियन फिजियन की वैल्यू जो थी वो कम थी। अब लास्ट फीचर है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन राइट्स। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो हमेशा लिमिट्स में ही काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंडर ही काम करती है। जिम्बाब्वे की बात की जा रही है यहाँ पे, कि जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ था वाइट मिनॉरिटी से, ब्रिटिशर्स से 1980 में आज़ाद हो गया था। लेकिन आज़ाद होने के बाद से ही जो प्रेसिडेंट मुगाबे जो थे वहाँ के, जो जानू पीएफ पार्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने लगातार 37 ईयर्स तक जो था जिम्बाब्वे में रूल किया था। और उनका जो बिहेवियर था लोगों के प्रति वो अनडेमोक्रेटिक था। ठीक है, और इवन कि उन्होंने अपने टाइम पीरियड में बहुत बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की थी, और उनको बाद में फोर्सफुली उनके ऑफिस से 2017 को निकाला गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले उसके आर्गूमेंट इन फेवर, ठीक है, उसके फेवर में, डेमोक्रेसी के फेवर में क्या क्या आर्गूमेंट है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन अ बेटर इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर क्यों है, क्योंकि वो अकाउंटेबल है, यानी कि जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं, और वो हमको ये भी बताते हैं कि हमने आपके वेलफेयर के लिए क्या क्या काम किया, कितने रुपए का काम किया, यानी वो हमको पूरा हिसाब किताब देती है, इसलिए अकाउंटेबल है। डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमेशा डिसीजन मेकिंग में क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल्स जो मिलकर एक डिसीजन लेते हैं, तो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होती है हमेशा अच्छी रहती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। अब कहते जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी रहती है, लैंग्वेज को लेके, रिलीजन को लेके। और डेमोक्रेसी एक ऐसी कंट्री होती है जो कि इन जो कन्फ्लिक्ट, जो डाइवर्सिटीज़ होती हैं उससे अच्छे से डील कर पाती हैं। डेमोक्रेसी इन्हांसिस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। और डेमोक्रेसी ही क्या करती है, लोगों को गौरव भी प्रदान करती है, प्राइड प्रदान करती है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलोज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। और डेमोक्रेसी एक अच्छी गवर्नमेंट है, क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस कोई गलत लाभ बन गया है लोगों के लिए, तो वो उसको ठीक भी कर सकती है, यानी कि जो मिस्टेक हो गई है मेंबर से, रिप्रेजेंटेटिव से, उसको सुधारा जा सकता है। वो सिर्फ ऐसा डेमोक्रेसी में ही किया जाता है। आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से आर्गूमेंट्स जो डेमोक्रेसी के खिलाफ आते हैं। बहुत से लोग डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। क्यों
हर 5 साल के बाद या 6 साल के बाद इलेक्शन होती है, तो उसकी वजह से लीडर्स जो चेंज होते रहते हैं, और जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आती है काम करने में, क्योंकि जिस लीडर की कोई प्लानिंग होगी, जब वो चेंज हो जाएगा उसकी प्लानिंग को दूसरा लीडर जो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसलिए इंस्टेबिलिटी बहुत बार बनी रहती है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। कि डेमोक्रेसी क्या होती है, हमेशा मैक्सिमम पॉलिटिकल कंपटीशन रहता है कि हमको जीतना है, तो वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते आगे कि लोगों का वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। बहुत से लोग जो हैं कंसल्ट करते हैं एक मुद्दे को लेके, और बहुत बार क्या होता है कि वो केस जो डिले हो जाता है, वो काम डिले हो जाता है जब ज़्यादा लोग करते हैं उसमें कंसल्ट। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। बहुत बार क्या होता है कि जो मेंबर्स को इलेक्ट किया होता है, उन लीडर्स को लोगों का पता नहीं होता कि उनकी ख्वाहिशें क्या क्या हैं, जिसकी वजह से जब वो डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा सा डिसीजन जो है उनके खिलाफ भी हो सकता है कभी कभी। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। क्योंकि डेमोक्रेसी में एक बहुत बार क्या होता है, करप्शन को भी बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन में बेस्ड रहती है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। और जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि उनके क्या फ़ायदे के लिए, जैसा मिनिस्टर्स कहेंगे बहुत बार वो वैसा ही कर देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। और ये ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हम 4 स्टेटमेंट्स की हेल्प से समझेंगे कि डेमोक्रेसी का क्या ब्रॉडर मीनिंग है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, वी आर ए वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father's. कि हम क्या कहते हैं, एक डेमोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जब भी हमको कोई डिसीजन लेना होता है हम इकट्ठे बैठते हैं और सबकी राय लेते हैं। मेरी राय भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेरी फादर्स की। आई डोंट लाइक टीचर्स हु डोंट अलो स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। मुझे वो टीचर पसंद नहीं है जो कि क्लास में बच्चों को क्वेश्चन पुट करने में मना करे, कि हाँ भाई क्वेश्चन पुट कर रहा है बच्चा तो उसको मना कर दे। मुझे वो टीचर्स पसंद हैं जो कि डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट, डेमोक्रेटिक बिहेवियर लेके क्लास में आए। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। कि सच्ची जो डेमोक्रेसी है तभी कंट्री में आ सकती है जब कोई भी इंसान रात को भूखा ना सोए। In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. For this, you don't need just an equal right to vote. कि अगर किसी भी सिटीज़न को इक्वल रोल प्ले करना है डिसीजन मेकिंग में, उसका ये मतलब नहीं है कि उसको राइट टू वोट मिल जाए। एवरी सिटीज़न नीड्स टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन। हर एक सिटीज़न के पास इक्वल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, इक्वल रिसोर्स होनी चाहिए, और सबके पास जो कमिटमेंट होनी चाहिए। अब कुछ टर्म्स आ रही हैं जैसे फ्री एंड फेयर पीरियडिक इलेक्शन। अब फ्री एंड फेयर पीरियडिक इलेक्शन क्या होती हैं कि वो टाइम पीरियड, वो पीरियड ऑफ टाइम इलेक्शन का डेमोक्रेसी में, कि जब अपने मेंबर को चुनना है या बदलना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, उसको बोलते हैं फ्री एंड फेयर पीरियडिक इलेक्शन। इसका सिंपली मतलब है कि जो भी इस वक्त पावर में है, करंटली इन पावर, उसको हमेशा डर बना रहता है हारने का। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, वो ऐसी इनडायरेक्ट फॉर्म है डेमोक्रेसी की जहाँ पे हर लोग रूल नहीं करते हैं। तो डिसीजन कौन लेता है, कौन रूल करता है, वो रिप्रेजेंटेटिव जिनको मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स ने इलेक्ट किया है। फिर लास्ट है रूल ऑफ लॉ, अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन विच इवेंट्स कन्फर्म टू द लॉ एंड प्रोसीजर्स अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर एटसेट्रा। कि वो ऑर्डर जो कि हर लोगों पे अप्लाई किया जाए इक्वली, बिना किसी मतभेद के, बिना किसी की रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर को देखते हुए हर एक जो रूल एंड रेगुलेशन जो है हर एक पे इक्वली इम्प्लीमेंट किए जाएं। तो स्टूडेंट ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। सो एवरीबॉडी, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर माय वीडियो and subscribe my channel for more videos.